स्टार्ट करता हूँ। न्यू चैप्टर, न्यू रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो जैसे नाम में ही है केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें देखना है, मतलब बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है, क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखनी। सबसे पहले वैलेंसी, क्लास 9-10 में भी आपने पढ़ा था। वैलेंसी मतलब क्या होता है, कोई भी एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है उस कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। कैपेसिटी, टेंडेंसी कहो, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी इज टर्म्ड एज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको वैलेंसी। वैलेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारे देखे हैं जहाँ पे वैलेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आयन का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ये कभी 2 बॉन्ड बनाता है, कभी 3 बॉन्ड बनाता है, तो डिपेंड करता है वैलेंसीज। या सल्फर ले लो, कभी 2 बॉन्ड बनाता है, H2S 2 बॉन्ड बनाता है, या फिर SO2 4 बॉन्ड बनाता है, तो वैलेंसी कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट वन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सम ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, हेवी एलिमेंट्स ऑफ 13, 14 और 15 ग्रुप हैविंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल, तो हेवी एलिमेंट होने चाहिए और उसमें भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली, मतलब ये बहुत नीचे वाली एलिमेंट्स है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। एंड NS2NP3 शोज वैलेंसी विद डिफरेंस ऑफ 2। तो यहाँ पे जो वैलेंसी हमें दिखाई देती है ना, ये वो 2 से दिखाई देती है। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में देखा था स्कैंडियम की वैलेंसी, ओके, टिटेनियम की, तो ये सारी वैलेंसी, वैनेडियम की वैलेंसी फाइंड आउट की थी। तो ये पहले तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा +1 वैलेंसी, नहीं तो डायरेक्टली ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगी। ओके, तो वैलेंसी मल्टीपल ऑफ 2 में जनरली चेंज होते रहते हैं, लेकिन किसके लिए, हेवियर एलिमेंट के लिए। ओके, हेवियर एलिमेंट के लिए। ओके, अब एक क्लासिफिकेशन है केमिकल बॉन्ड्स का। तो सबसे पहले कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं पहले समझ लो। केमिकल बॉन्ड को हम ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इंटर एटॉमिक बॉन्ड, मतलब 2 अलग अलग एटम के बीच में जो बॉन्ड रहता है उनको कहते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग होता है इन नेचर। एंड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड रहता है, मॉलिक्यूल के बीच में, जो कि बहुत वीक होगा। ठीक है, और इसके 2 ही टाइप है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन डर वाल्स फोर्स। वन डर वाल्स बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, ठीक है, इस पूरे कैटेगरी में, और उससे थोड़ा सा स्ट्रांग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और इसके कंपैरिजन में ये सारे बॉन्डिंग स्ट्रांग है। सब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में सारे बॉन्ड, सारे के सारे स्ट्रांग बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, तो आगे जाएंगे। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग मतलब 2 एटम के बीच में बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दूँ तो आपको एकदम आराम से पता चल जाएगा। Na+Cl-, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बना, एक निगेटिव चार्ज बना। तो अपोजिट चार्जेस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, पूरे ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये पूरे सीक्वेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड रहता है। ठीक है, ये सीक्वेंस ही ऐसी है, ये सबसे वीक है और यहाँ पे ये सबसे स्ट्रॉन्ग है इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे NaCl, जहाँ पे बेसिकली हमें आयनिक बॉन्ड चाहिए, आयंस बनने हुए चाहिए। नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल H2 का हम मॉलिक्यूल बार बार लेते हैं जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, सिंपल सा कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो एक ही एटम दोनों भी इलेक्ट्रॉन देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में या फिर किसी भी बॉन्ड में हम क्या कहते हैं, एक बॉन्ड, इसको छोड़ता हूँ, ये कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी सेम, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, H3N ऐसे लिख रहा हूँ, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर, उसके बाद इसके पास H+ आ गया। ओके, H+ आयन आ गया, तो ये प्लस है ना, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी उसने दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ पे दे देता है, मतलब यहाँ पे एक बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा NH3, और यहाँ पे बॉन्ड हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन को, और पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं नाइट्रोजन पे। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है उसको अच्छे से समझ लो। ये नाइट्रोजन ने क्या किया है, दोनों भी लोन पेयर, नाइट्रोजन ने दोनों भी लोन पेयर यूटिलाइज किया अपने, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ने दिए। हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, लेकिन खुद के इलेक्ट्रॉन से बनाया क्या, नहीं बनाया, खुद के इलेक्ट्रॉन से नहीं बनाया, नाइट्रोजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज की।
ठीक है, बॉन्ड में सिर्फ हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, और नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए या दोनों इलेक्ट्रॉन यूज किए। आइडियल केस में एक इलेक्ट्रॉन यूज करना चाहिए था, दूसरा भी कर दिया, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डिनोटेड बाय एरो। ओके, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके पास इसकी टेल रहती है एरो की, एंड जो हेड है ये जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उसके पास इसका हेड रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, वीक होता है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वैसे भी इसको भी ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता। ना नेक्स्ट पॉइंट, मेटेलिक बॉन्ड। अब ये कैसे बनता है मेटेलिक बॉन्ड? सपोज एक मेटल का पीस ले लो, यहाँ पे एक मेटल का पीस है, सपोज आयन का पीस है, ठीक है। तो आयन मेटल की टेंडेंसी रहती है कि इलेक्ट्रॉन दे देने की। सपोज आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने बाहर दे रहा है, तो इट बिकम्स 3+ आयन। तो ऐसे सारे आयन के एटम्स क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देते हैं, सारे एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और यहाँ पे क्या बनेगा, आयन के 3+ के सारे आयन्स बनेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो एक आयन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होके एक क्लाउड बनाएंगे, क्लाउड, ओके, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ये दूसरा क्लाउड बन गया, ये आयंस का क्लाउड, या फिर मेटल के जो आयंस है उसका क्लाउड। जो चार्ज के बारे में बात करें तो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड निगेटिवली चार्ज, अपोजिट चार्जेस है अट्रैक्शन फोर्स। ओके, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है या बॉन्ड है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ओके, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, याद रखना, इस आयंस ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिए बाहर, दे दिए, ठीक है। तो ये बाहर दे दिए, इसका मतलब अपने ऑर्बिटल से बाहर दिए, क्रिस्टल के बाहर तो जा नहीं सकते ना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्रिस्टल में दे आर फ्री, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ये पूरा क्लाउड है उनका। ओके, और जो आयंस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ओके, सो ये 6 टाइप के टोटल बॉन्ड है। अब किसी को कोई डाउट है, कोई बॉन्ड समझ में नहीं आया या कुछ रिपीट करना है तो बता दो। ठीक है, सर, बोलो। आयोनिक आणि कोव्हलंट बॉन्डचं कॅरेक्टर मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलच्या ट्रेंड मध्ये एक सांगा ना. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखता है। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखता है। आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो जहां इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मेटल चाहिए, एक नॉन मेटल चाहिए। ओके, ये मेटल है एक, और ये नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड के लिए मेटल नॉन मेटल चाहिए। कौन सा एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं अगर ऐसे पूछा जाए या ऐसे देखें, तो ये जो मेटेलिक एलिमेंट्स रहते हैं ना, ये जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ओके, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पे बनता है, नॉन मेटल्स में बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स में। तो इनकी टेंडेंसी रहती है, ये पूरी टेंडेंसी रहती है नॉन मेटल्स बॉन्ड बनाने की। ओके, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहती है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखना, ये आयनिक बॉन्ड जो है ना, ये मेटल एंड नॉन मेटल से बनता है। ओके, और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। अब पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे स्ट्रांग कहाँ पे होती है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक सबसे स्ट्रांग होती है, यहाँ पे। ओके, एंड सेकेंड ये कॉर्नर पे, मतलब इस ग्रुप में बात करें तो ऊपर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रांग, जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स वीक होती जाएगी। ओके, और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक ऊपर, मेटेलिक नीचे। क्लियर? येस सर. और कोई किसी को डाउट है क्या, कोई बॉन्ड या ऐसा कुछ है? नहीं है? नेक्स्ट वन बाय वन देखते हैं। आयनिक बॉन्ड थ्योरी है पूरी, a chemical bond formed between the two and more atoms as a result of the complete transfer of one or more electrons. Complete transfer, हाँ, word important है, complete transfer of one or more electrons from one atom to the another atom is called as ionic bond या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये NaCl के हमने एग्जांपल देख लिया था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था क्लोरीन को, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, कंप्लीट ट्रांसफर। ओके, इस वर्ड को याद रखना, इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ फैक्टर्स फेवरिंग इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड।
कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयनिक बॉन्ड को फेवर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को दे दे, इलेक्ट्रॉन देने वाला मतलब मेटल चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग मेटल चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग मेटल उतना आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा। ठीक है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया था, आयनिक बॉन्ड कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड अगर बनना है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब ये बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और ये बहुत निगेटिव होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ओके। सो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी कम रहती है। देखिए ठीक है, लेसर आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटल को बिल्कुल नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, वेयर एज नॉन मेटल को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए। ओके, ये दूसरा फैक्टर। लैटिस एनर्जी मतलब क्रिस्टल बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो, हायर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब बहुत लैटिस एनर्जी जो है ना, क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। आप ब्रेक करने के लिए कहो या फॉर्म करने के लिए कहो, ठीक है, फॉर्म होते टाइम उतनी एनर्जी बाहर छोड़ दी जाएगी, ब्रेक करने के लिए हमको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो भी है ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तभी ये क्रिस्टल बहुत स्टेबल होगा या स्ट्रांग होगा। राइट। तो हाइयर लैटिस एनर्जी होनी चाहिए। और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड देखो, ट्रू क्रिस्टल जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ट्रू क्रिस्टल्स। ओके, NaCl वगैरह ये ट्रू क्रिस्टल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं बनाते, ग्लूकोज है जो बनाता है, सॉरी, वाटर है जो बनाता है क्रिस्टल्स। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी क्या है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है यहाँ पे, थोड़ा सा देखो, क्योंकि कुछ बॉन्ड्स को डायरेक्शन रहते हैं, कुछ बॉन्ड को डायरेक्शन नहीं रहते, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स देखो, फिजिकल स्टेट क्या रहता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर ग्रेटली क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टलाइन होते हैं। एग्जांपल सिर्फ NaCl को याद रखना, बस दिमाग में NaCl को रखना, क्रिस्टलाइन है, हार्ड है, ब्रिटल है इन नेचर। ओके, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका। ओके, ये हमें मालूम है। नेक्स्ट, इनफ्यूज्ड स्टेट और एक्वियस स्टेट, इसी को फ्यूज स्टेट और एक्वियस स्टेट क्या हो जाएगा, फ्री आयंस बनेंगे एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। कहाँ पे गुड कंडक्टर है, फ्यूज्ड स्टेट में, नहीं तो एक्वियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं। ओके, एंड दिस कंपाउंड शोज आयनिक रिएक्शन, ये तो बेसिकली मालूम है। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, ओके, two compounds are said to be isomorphous if they have similar number of electrons, that is similar configuration of their cation and anion। तो आइसोमॉर्फिज्म उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, NaBr, MgO, यहाँ पे कैटन एनायन का नंबर सेम है, 1:1 रेशियो। ठीक है, CaCl2 इस कैटेगरी में नहीं आएगा, रेशियो 1:2 है। राइट। नेक्स्ट, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, आयंस है तो हाईली सोल्यूबल तो होंगे ही होंगे। ओके, नेक्स्ट, फॉर एन आयनिक कंपाउंड टू बी सोल्यूबल इन वाटर, इस चीज को समझो, हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। अब ये मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, 7 पॉइंट को छोड़ के यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब ये मुझे एक्सप्लेन करना है अभी। इसको एक ही बार करूंगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये फिर से आएगा, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो फिर देखेंगे वहां पे। किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, अब कंसेप्ट को समझो। वाटर किसी भी कंपाउंड को सोल्यूबल बनाता कैसे है? ओके, वाटर H2O खुद का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाटर के पास पोलर डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। वाटर, अगर वाटर में किसी चीज को डिजोल्व होना है तो दो ही तरीके हैं, एक तो वो कंपाउंड पोलर होना चाहिए, पोलर, ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर जो कि पोलर कंपाउंड है, नहीं तो उस कंपाउंड ने आयंस बनाने चाहिए, आयंस। दो ही मेथड है जिससे वाटर उस कंपाउंड को डिजोल्व कर सकता है या करेगा। अगर ये दोनों भी नहीं हो रहे ना तो वाटर उसको डिजोल्व नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ऑयल, ऑयल में ना ऑयल ना पोलर होता है ना वो आयंस बनाता है, तो ये कभी डिजोल्व नहीं होगा। पेट्रोल कभी डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है,
और आयंस या पोलर, इसका मतलब चार्ज सेपरेशन चाहिए। वाटर को क्या चाहिए? चार्ज सेपरेशन, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्लियर कट हमें दिखाई देना चाहिए मॉलिक्यूल में, तब ये वाटर में डिजोल्व होगा। और ऐसा क्यों? तो सोल्युबिलिटी के लिए एक सिंपल सा रूल है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। वाटर खुद पोलर है तो वो पोलर कंपाउंड को डिजोल्व करेगा। ओके, वाटर खुद पोलर है तो पोलर कंपाउंड को डिजोल्व करेगा। पेट्रोल नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को डिजोल्व करेगा। ठीक है, तो एक लाइक डिजोल्व्स लाइक। नाउ मैकेनिज्म ऑफ वाटर की सोल्युबिलिटी बनती कैसी है, क्या करता है वो? बेसिकली करता क्या है कि मतलब किसके लिए उसको आयंस चाहिए। तो सपोज हमने NaCl डाल दिया सॉल्यूशन में, तो वाटर सबसे पहले इसको डिवाइड एंड रूल करता है, मतलब Na प्लस बनाता है एंड Cl माइनस बनाता है। ओके, अब ये ब्रेक तो हो गए, लेकिन ये स्टेबल भी तो होने चाहिए, तभी तो ये रहेंगे, अदरवाइज ये फिर से अटैच एक एक दूसरे को कनेक्ट हो जाएंगे और फिर से NaCl सॉलिड स्टेट में आएंगे। ओके, तो ये सॉलिड स्टेट में तो आते नहीं, डिजोल्व रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ज्यादा स्टेबल है। ऐसे क्या होता है? तो वाटर में H2O में ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ना, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेते हैं। ओके, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेते हैं एंड देन इसके साथ एक पार्शियल बॉन्ड बनाते हैं। आप उसको वंडरवाल्स फोर्स कह सकते हो, वंडरवाल्स बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है। ओके, और इस पॉजिटिव चार्ज को ये सारे वाटर मॉलिक्यूल मिला के स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबल करते हैं या स्टेबलाइज करते हैं। ओके, इस फेनोमेनॉन को कहते हैं सॉल्वेशन। यहाँ पे नहीं आया लेकिन आगे आएगा। इस फेनोमेनॉन को कहते हैं सॉल्वेशन। और जब ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा था तो कुछ एनर्जी ये बाहर छोड़ देता है। ओके, या फिर जो एनर्जी लगती है इस Na+ को स्टेबल करने के लिए, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। वेयर एज क्लोरीन वैसे ही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्लोरीन के साथ भी वाटर सेम करता है, H2O घेर लेता है क्लोरीन को भी। ठीक है, लेकिन इस बार पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास है, यहाँ पे नेगेटिव एंड हाइड्रोजन का पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। ओके, और क्लोरीन को भी स्टेबलाइज करता है। फिर से क्लोरीन के साइड में भी एक बहुत ज्यादा नंबर के वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखाई देंगे, तो ये घेर लेते हैं और Na+ एंड Cl- को स्टेबलाइज करते हैं। जो एनर्जी लगती है स्टेबलाइजेशन के लिए उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी। नाउ पहले तो ये NaCl क्रिस्टल फॉर्म में था। ओके, पहले NaCl क्रिस्टल फॉर्म में था। वाटर को क्या करना है? वाटर को इसको डिवाइड एंड रूल करना है, मतलब इसको ब्रेक करना है। अगर इसको ब्रेक करना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी आएगी कहाँ से? वो एनर्जी आएगी सॉल्वेशन से। ये सॉल्वेशन से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं फर्दर मॉलिक्यूल्स को या NaCl के क्रिस्टल्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और इसीलिए कहा गया है कि जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, तभी कंपाउंड डिजोल्व होगा। क्योंकि जैसे ही हाइड्रेशन होगा, जो बाहर एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी बाकी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। ओके, तो ये फिनोमिना है वाटर का, या सॉल्वेशन मेथड, मतलब ये वाटर घेर लेते हैं ये सारी चीजें। सॉल्वेशन, जो एनर्जी बाहर निकलती है वो हाइड्रेशन एनर्जी, एंड लैटिस एनर्जी मतलब ये स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए जो एनर्जी वहां पे है ना, उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और उसको ब्रेक करने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी यूज की जाती है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को दिमाग के ऊपर से चला गया, बाउंस हो गया? बताओ तो सही, समझा कि नहीं, यस और नो। और ये भी बता दो कि कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ लो। ये सारी चीजें ना अभी दिमाग में याद रखना, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर जो है ना, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, वहां पे हमें यूज करनी है फिर से। थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा। बाकी सबको समझा ना? कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लो। विच बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन H2O एंड Cl? इसको हम वीक वंडरवॉल्स फोर्स कह सकते हैं आराम से। ओके, वंडरवॉल्स फोर्स है वो। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन है? नो। नेक्स्ट वन, कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। अब यहाँ पे एक सपोज मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन ही नहीं सकता। क्यों? ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन दे दे, ये झंझट नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। और सपोज ये ऑक्सीजन नहीं है, सपोज दूसरा कौन सा एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को लेके एक्सेप्ट, मतलब रह नहीं सकूंगा एक्सेप्ट करके। ओके, ये लेना नहीं चाहता है, ये देना चाहता है, तो ये कैसे बॉन्ड बनेगा? नहीं बन सकता। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड may be defined as the bond formed by mutual sharing of electrons between the combining atoms, which are the sort of electrons of compatible electronegativity। मतलब क्या है बेसिकली? कंपेटेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है दोनों एलिमेंट में, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी, वो आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो, राइट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओके, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, लेकिन डिफरेंस देखा जाए तो बहुत कम है ना। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ओके, वाटर के बारे में बात करें, वाटर H2O, हाइड्रोजन तो वैसे भी ड्यूअल नेचर दिखाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन फैक्टर है, और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो फ्लोरीन है सपोज, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एक बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड, HCl। ठीक, अच्छा, पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, वो बात की बात है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर एंड प्रेशर दे एग्जिस्ट एज अ गैस और लिक्विड स्टेट। ये जनरली आपको सॉलिड स्टेट में जनरली नहीं मिलेंगी, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है ये। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, डायमंड, ग्राफाइट इसका एग्जांपल है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये इसमें भी देखेंगे हम, सॉलिड स्टेट में भी देखेंगे। ओके, CH4 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, या ड्राई आइस CO2, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को हम दूसरा नाम क्या है उसका, पॉलीमर नहीं, पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक सॉलिड। ओके, क्रॉस लिंक, ये इसके एग्जांपल हो गए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का एग्जांपल ले लो, दिमाग में इसको थोड़ा सा रखो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर आल्सो इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल रिएक्शंस, दिस शोज केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत आराम से दिखाता है, वाटर भी दिखाता है। ओके, वाटर भी केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से दिखाता है, इसमें एसिड डाल दो रिएक्शन में चला जाएगा, बेस डाल दो रिएक्शन में चला जाएगा, तो रिएक्टिविटी दिखाते हैं अच्छी खासी। सोल्यूबिलिटी, ये तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक ही सेंटेंस में खत्म। नॉन पोलर कंपाउंड सोल्यूबल्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके, उसका एग्जांपल है। और पोलर कंपाउंड डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट, आइसोमॉर्फिज्म, कोवैलेंट कंपाउंड कैन जस्ट शो आइसोमॉर्फिज्म, मतलब आइसोमॉर्फिज्म इसमें भी होता है। फॉर एग्जांपल H2O है, तो H2S भी इसका आइसोमॉर्फिज्म का एक स्ट्रक्चर हो सकता है या एग्जांपल हो सकता है, तो वो भी कुछ बड़ा है ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, जो कि क्वाइट सिंपल भी है, छोटा सा है। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया था, एक ही एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर देता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। एटम विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड डोनर, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर होगा। अदर एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर, हाइड्रोजन वहाँ पे एक्सेप्टर होगा, दैट इज कॉल्ड एज डोनर एक्सेप्टर और डेटिव बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम है। ओके, और इस कंसेप्ट से वो नाम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? ओके, सिंपल है, कोवैलेंट कंपाउंड हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट। ओके, ना आयनिक होता है ना कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट में लिए के लिए शेयरिंग भी 50-50% चाहिए ना, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, तो वैसा भी नहीं है। ओके, दे मे बी इन गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, तो उनका कोई भरोसा नहीं कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट, देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो रहते हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में लो, कोवैलेंट कंपैरिजन में हाई।
तो प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में है, तो सारे मतलब सारी चीजें वैसे ही आएंगी। दे आर सेमीकंडक्टर्स, सेम प्रॉपर्टी, मतलब ना आयनिक जैसा ना कोवैलेंट जैसा। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा थ्योरी के बारे में देखना है, मतलब एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अभी बात करनी है, विच इज नथिंग बट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, मेन पॉइंट देख लो। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ये बॉन्ड जो टाइप है, इस पे किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो। कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? ओके, वीपीटी स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट क्या है? देखो, ये तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वीपीटी स्पेसिफिकली हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए ओनली। ओके, तो मेन फोकस हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म भी आपको बता दूंगा, और ये थ्योरी भी मैं थोड़ी सी फास्ट ले लेता हूँ। मेन पॉइंट, और लास्ट में मैं आपको ये बता दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ओके, ओवरलैपिंग ऑकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन के बीच में ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, ऑफ टू एटम्स। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है? तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो एक्सिस कनेक्ट करता है ना, जहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एंड पाई बॉन्ड किसे कहते हैं? एक्सिस टू एक्सिस जो ओवरलैपिंग है उसके अबव, अगर ओवरलैपिंग हो रही है ऐसी, अबव एंड बिलो, एक ही बॉन्ड के लिए, ये एक ही बॉन्ड है दोनों को मिला के, तो उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग नोन एज हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब एसएस ओवरलैपिंग या पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है। कैसे, मैं आपको दिखा दूंगा, एसएस या पीपी ओवरलैपिंग। सिंपल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का है 1s1, 1s1, हाइब्रिडेशन किसके बीच में हुआ? एस एंड एस के बीच में, इसको हम कहेंगे एसएस ओवरलैपिंग, सिंपल। ओके, नेक्स्ट फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p5, राइट। तो यहाँ पे 2p5, यहाँ पे 2p5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली p ऑर्बिटल में होगा, तो ओवरलैपिंग जो होगी वो pp ओवरलैपिंग होगी, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको हम कहते हैं pp ओवरलैपिंग। तो बेसिकली कौन सा ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है वो हमें देखना है, यस ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल। sp भी हो सकता है, hf, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग हो सकती है, ओके, लेकिन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, राइट। चलो, हो सकता है लेकिन। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड है जिसमें ओवरलैपिंग ये लैटरल होती है, ओके। हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है और लैटरल ओवरलैपिंग होती है, मतलब जो एक्सिस है उसके ऊपर एंड नीचे। तो मैं डायग्राम में वगैरह आपको दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। सिंस द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस ऑन बोथ साइड ऑफ द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड अ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल H2C डबल बॉन्ड CH2, तो ये CH2 मॉलिक्यूल ऐसे घूम नहीं सकता ऐसे, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्विस्ट हो जाएगा, ये ट्विस्टिंग में आ जाएगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन फिक्स हो जाते हैं, मतलब एटम रोटेशन कैसे भी नहीं हो सकते, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइब्रिडाइजेशन, तो ये डिटेल में तो जाऊंगा नहीं अभी, ओके, सिंपली मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूँ। 3 स्टेजेस में हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, 3 स्टेजेस में हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक, अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें लिस्ट करने हैं कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड, ओवरलैपिंग करनी है, ओके। एंड थर्ड, बाद में मिक्सिंग करनी है, हाइब्रिडाइजेशन करना है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एनर्जी भी मेंटेन करनी है, सारी एनर्जीज को एक जैसे करना है, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, वेल नोन एग्जाम्पल 1s2, 2s2 एंड 2p2 लिखते हैं ना, 2p2। एनर्जी के बारे में बात करें तो इसकी एनर्जी हाई होगी, इसकी एनर्जी लो होगी। तो हाइब्रिडेशन में हम क्या करते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब किसी भी मॉलिक्यूल में से अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो एकदम सिंपल सी मेथड, ओके, वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सपोज मैं किसी भी एक मॉलिक्यूल को ले लूँ, सपोज मीथेन को ले लूँ, एकदम बेसिक सा एग्जांपल ले लूँ। अब इस टेक्निक को थोड़ा सा समझिएगा,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आपको ये टेक्निक यूज होगी। क्या करना है आपको, पहला पॉइंट, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं। ओके, पहला पॉइंट, इसमें लोन पेयर कितने हैं, कौन सा सेंटर का एटम कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, 0। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने जिसने बॉन्ड बनाया, तो 1 2 3 4, 4 है। एडिशन करो, कितने आ गए, 4 ही आ गए। अब 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, स्टार्टिंग करेंगे हर बार एस से, ओके, एंड P3, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और यहाँ में बॉन्ड पेयर चाहिए, बॉन्ड पेयर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड चाहिए, ऐसे भी आप बोल सकते हो, मोर करेक्ट इसको सिग्मा बॉन्ड ही पकड़ो, ओके, हाइब्रिडेशन sp3। दूसरा, इस मॉलिक्यूल को देखो, ये भी सिंपल है, आपको हाइब्रिडेशन मालूम है इसका, लेकिन सिर्फ मैं इस ट्रिक को ये करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कार्बन के पास लोन पेयर तो होते नहीं है, लोन पेयर तो 0 हो गए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने, एक कार्बन ने, किसी भी इसका हाइब्रिडेशन निकालना है तो इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए देखो, 1 2 एंड 3, ये एक पाई बॉन्ड है, ओके, इसको निग्लेक्ट करो, 3 बॉन्ड बनाए, ओके, टोटल एडिशन 3। तो एक एस से स्टार्ट करेंगे, पी कितना होगा, एक तो एस ने ले लिया, P2, sp2 हाइब्रिडेशन, ओके। अब ऐसे आप किसी को भी लेके आओ, किसी को भी, जेनॉन, नोबेल गैस है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और सपोज हमें जो एलिमेंट दिया है वो ये दिया है XeF2, हाइब्रिडेशन निकालना है। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जेनॉन नोबेल है, 2 फ्लोरीन के साथ कनेक्ट किया है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन में से ये फ्लोरीन के साथ कनेक्ट किया मैंने, ये भी फ्लोरीन के साथ कनेक्ट किया, मेरा बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेप, लोन पेयर इसके पास कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, टोटल कितने हो गए, 5। हाइब्रिडेशन देखो, sp3, कितने हो गए, 4, यहाँ पे कितने, 5, p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, d, ये उसका हाइब्रिडेशन, खत्म चीज। हिंट समझ में आई कि नहीं आई, सर एकदा परत सर. ओके, बता दूंगा। अब कोई भी एक रैंडमली मैं एटम लेता हूं मैं, या कोई आप मॉलिक्यूल आप भी बता सकते हो, H2S ले लूं, H2S, ठीक है। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सल्फर कौन से फैमिली में आता है, ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 6 इलेक्ट्रॉन लिखे, 1 2 3 4 5 6, ओके, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, लेविस डॉट स्ट्रक्चर खत्म। सेकेंड स्टेज, लोन पेयर कितने बताओ, सल्फर के पास लोन पेयर बताओ कितने हैं, 2 2, सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ना, 4 बॉन्ड के लिए ये एक ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल, हो गए ना 4 ऑर्बिटल, sp3। एग्जाम में H2S वगैरह नहीं आएंगे, एग्जाम में क्या आएगा वो भी बता देता हूँ, एग्जाम में ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे, BrF5F3, ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें से भी मैं रैंडमली चाहो तो जो आप चाहो वो रैंडमली मैं ले सकता हूँ। सर पाई बॉन्ड का एग्जांपल लो ना. अच्छा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले टाइम खत्म हो गया, सेशन को एंड करता हूँ, वापस
चलो कौन सा मॉलिक्यूल ले लूं, CO2 ले लूं? नहीं तो आप बताओ, ऐसे कोई बात नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कार्बन का। लोन पेयर कितने रहते हैं कार्बन के पास? 4 बॉन्ड बनाए ना, लोन पेयर 0। सिग्मा बॉन्ड ढूंढो, ये एक, ये एक, कितने हो गए? 2, एडिशन 2, मतलब 2 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, एक S दूसरा P, हो गए 2 ऑर्बिटल, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा अगर किसी मॉलिक्यूल का आपको चाहिए तो बता दो, वो भी ले लूंगा। ये एग्जांपल मुझे समझ में नहीं है। SOO क्या है ये इसको छोड़ के इसमें से किसी भी एक मॉलिक्यूल का आप पूछ लो। ये मुझे मॉलिक्यूल मुझे ही समझ में नहीं आया, ऐसे मॉलिक्यूल मैंने अभी तक नहीं देखा। ये SO2 और ऐसे लिखते भी नहीं है, क्या है? इसमें से किसी एक मॉलिक्यूल का लेना है तो बताओ। SF4, ओके, चलो SF4। सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सल्फर किसके फैमिली में आता है? ऑक्सीजन के, राइट। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सल्फर के, बताओ। 6। हाँ 6 रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने निकाले 4 ऐसे साइड में, 5th एंड 6th निकाल ले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मुझे 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं ना, तो मैं यहाँ पे मैंने एक बना दिया फ्लोरीन के साथ। अनपेड पहले बनाएंगे, ठीक है, हर बार अनपेड पहले 2। अब और 2 बनाने हैं ना, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे एक लोन पेयर यूटिलाइज कर लो, ओके। तो ये एक लोन पेयर यूटिलाइज कर, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, यूटिलाइज कर लो। देन ये हमारा हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, अभी हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सल्फर का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो उसके पास लोन पेयर कितने बताओ? 1। और बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड 4। 4, एडिशन कर दो, 5। हाइब्रिडेशन बताओ, sp3d। खत्म। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। एक 2-3 बार आप ट्राई करोगे ना, 2-3 अननोन कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, तो भी आपको ये आराम से आ जाएगा, ओके। सिर्फ 1-2 चीज़ें याद रखना है इसके लिए। ये हम नॉन मेटेलिक के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए नहीं यूज़ करते। तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इस मेथड को अप्लाई मत करना, क्योंकि अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ नॉन मेटल्स और उसके मॉलिक्यूल्स ही है। यहाँ पे आप किसी भी मॉलिक्यूल को देख लो, ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। और एग्जाम में क्या आता है, तो जितने भी मैंने अभी तक देखा है ना, तो ये हैलोजन के कंपाउंड होते हैं। XeF6 भी इससे पहले आ चुका था, F6, ओके। तो ऐसे मॉलिक्यूल जनरली आते हैं एग्जाम में। बाकी तो ये BrF5 है शायद, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलो हाइब्रिडेशन खत्म, ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, सर अगर 6 आता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का एडिशन, तो हमें sp3d1 लिखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, D2। अगर 6 आता है तो एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल, P तो 3 ही होते हैं ना, तो इसका तो लिमिट खत्म, बाद में लास्ट नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो 6 है, यहाँ पे 4 चले गए, ये 2। ठीक है सर। सर डी की लिमिट कितनी तक है, मतलब पी की 3 और डी की? डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल? 5। 5। 5, तो 5 लिमिट है उसकी। ओके। एस में एक ऑर्बिटल इसलिए एक लिमिट, पी में 3 ऑर्बिटल इसलिए 3 लिमिट, फिर डी में 5 ऑर्बिटल 5 लिमिट। और एफ का टेंशन मत लो, वो हाइब्रिडेशन आपको आएगा ही नहीं, सवाल ही। ओके। ओके, सो यहाँ पे आप हाइब्रिडेशन देख सकते हो, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 एंड सो ऑन, ओके। अब ये शेप्स को याद रखने के लिए भी एक सिंपल सा तरीका, मतलब ये पूरा मेथड ही खत्म हो जाएगा, मतलब उसी के बेसिस।
ओके, sp हाइब्रिडेशन है ना, मतलब कितने ऑर्बिटल? 2 ही, ठीक है, 2 है। हमें लेना देना नहीं है कि उसमें लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है, लेना देना। हाइब्रिडेशन हमें मिल गया ना, ओके। इसका मतलब सेंटर मेटल जो भी होगा, सेंट्रल एटम जो भी होगा, सपोज एक्स एटम है, उसने 2 बॉन्ड बनाए, तो एक बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन हो जाएगा। इसलिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इन 2 बॉन्ड्स को एक दूसरे से बहुत अपार्ट लिखना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन से आराम से निकाल लिया। क्या लॉजिक यूज किया? हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब कितने ऑर्बिटल है टोटल? 1 एंड 1, 2 ऑर्बिटल। तो x 2 बॉन्ड बना रहा है सपोज, तो एक यहाँ पे बनाएगा, एक यहाँ पे। शेप कौन सा हो गया? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप लीनियर, खत्म चीज। sp2 कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। तो x ले लो, 3 ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं, 1 2 एंड 3। मैक्सिमम अपार्ट ही लिखने पड़ेंगे। शेप कौन सा है? ट्राइगोनल प्लेनर, दूसरा लिख ही नहीं सकते ना, ठीक है। नेक्स्ट sp3 4 ये है, बॉन्ड है, तो इसके आगे x 4 बॉन्ड ऐसे तो नहीं लिख सकते हम, ठीक है, क्योंकि वहां पे ए से तो हमें 90 डिग्री एंगल दिखाई देगा, लेकिन 3 डायमेंशनल में ये गलत है। ये तो आप सबको शायद अभी तक याद हो ही गया होगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे रहता है? तो 3 डायमेंशनल में ऐसे स्ट्रक्चर रहता है sp3 का, ओके। sp3 का स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 109, जिसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रल, ओके। अब इसमें लेना देना नहीं है कि हाइब्रिडेशन में ये बॉन्ड पेयर है कि लोन पेयर है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं देखता कि लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है, दोनों भी देखता है। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमने लोन पेयर भी ऐड किए थे एंड सिग्मा बॉन्ड भी ऐड किए थे। तो हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड को देखता है। हम हाइब्रिडाइजेशन से ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने, नहीं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की एडिशन कितनी, इतना हम बता सकते हैं, जो शेप को डिसाइड करेगा मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो sp3d मतलब 5 है अभी, ओके, अभी 5 है। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो x एक प्लेन पे 3 बॉन्ड, एक ऊपर एक नीचे, ओके, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट sp3d2 मतलब टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 हो गए तो फिर से यहाँ पे ये स्क्वायर, मतलब बीच में x 1 2 3 4, ऊपर एक नीचे एक, हो गए 6। और सेवन, सेवन वो भी इजी है, यहाँ पे 3 था, 4 हो गया, यहाँ पे 5 कर दो, एक ऊपर एक नीचे, हो गया ये भी स्ट्रक्चर। बहुत मुश्किल नहीं है स्ट्रक्चर को, हाइब्रिडाइजेशन देखो, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो। ये समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, कि ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि बाउंस हो रहा? कुछ बोल नहीं रहे, मतलब बाउंस हो रहा है शायद। दिशा को समझा। कृष्णा क्या हाल है? नाही कळलं सर. अच्छा पहले वाला पॉइंट तो समझा ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला? कृष्णा पहला पॉइंट समझा ना? लोकेश तुझे भी समझ में आया कि नहीं? लोकेशन दर्शन, अच्छा यस लोकेश, सर. कृष्णा पहला पॉइंट समझा कि नहीं, वो बताओ। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला वो समझा कि नहीं? नाही सर, ते कळलं सर. SP2 SP3 पण कळलं, नंतर बाउन्स झालं. sp2 sp3 का हाल, ओके, ये समझ में नहीं आया, ओके। इसमें पहले तो हम गिनेंगे कि ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये 1, ये 3 एंड ये फिर से 1, मतलब 3 + 1 + 1, 5 ऑर्बिटल्स। तो 5 ऑर्बिटल्स को हमें 3 डायमेंशनल डायग्राम में ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये जो एक्स एलिमेंट है इसको 5 ऑर्बिटल से सपोज, तो उसमें से आउट ऑफ 5 3 ऑर्बिटल्स एक प्लेन में रहते हैं, ठीक है, एक प्लेन पे, और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो प्लेन पे ये 5 के आगे हर बार याद रखना, प्लेन पे ये 3 ऊपर एक नीचे एक, यहाँ पे
प्लेन पे 4 ऊपर एक नीचे एक, यहाँ पे प्लेन पे 5 ऊपर एक नीचे एक। तो ऊपर और नीचे ये तो फिक्स है, इसके बाद आगे के 3 के लिए एक ऊपर और एक नीचे फिक्स है। उसके अंदर इस प्लेन पे अब कितने होंगे तो ये डिसाइड करेगा, ये 2 को छोड़ दो, 2 ऑर्बिटल कितने बचे, यहाँ पे 3 ही बचे ना, तो 3 होंगे यहाँ पे ऐसे। ओके, तो बेसिकली स्ट्रक्चर देखना है। और अगर फिर भी बहुत मुश्किल जा रहा है तो एक सिंपल सा काम करो, इसको याद कर लो, बहुत बड़ी बात तो नहीं है याद करना भी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल 5 है तो सिंपली आपको 3 एक प्लेन पे लिखना है, एक ऊपर लिखना है, एक नीचे लिखना है। 4 है तो एक स्क्वायर निकालना है, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गए। ओके, अगर यहाँ पे 7 है तो 5 एक प्लेन पे, एक ऊपर एक नीचे। ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट, ये इजी है, अब सिर्फ इसी को हमें यूज करना है। अब देखो, ये सिर्फ नाम दिए गए अलग अलग, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर में कैसे निकाल रहा हूँ इसको समझो। अभी कोई भी आप स्ट्रक्चर ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जो अभी हमने लिया है नहीं लिया है, कोई उससे लेना देना नहीं है। तो अमोनिया से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि है क्या ये मॉलिक्यूल। ओके, अमोनिया, नाइट्रोजन, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब मेथड को समझो, क्योंकि एग्जाम में आपको आएगा अमोनिया का हाइब्रिडेशन बताओ और शेप बताओ, ठीक है। तो ये तो आपको सामने है, तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, मतलब इसको देखो मत, मेथड को समझो। मैं जो मेथड यूज कर रहा हूँ, शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, उसको समझो। नाइट्रोजन निकाला, आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कैसे ड्रॉ किए, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे 4 और एक पेयरिंग में डाल दिए 5, ठीक है। NH3 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को पहले मैं बॉन्डिंग में डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट लोन पेयर गिनूंगा एंड सिग्मा बॉन्ड गिनूंगा। तो लोन पेयर है 1, सिग्मा बॉन्ड है 3, टोटल हो गया 4, हाइब्रिडेशन बन गया sp3। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं शेप पहले देख लूंगा कौन सा शेप है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप मुझे याद है, sp3 हाइब्रिडेशन शेप टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। अब मैं मॉलिक्यूल के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक लोन पेयर है, तो इसमें से सिर्फ एक बॉन्ड को मैं लोन पेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, खत्म बात। ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, किसी भी एक को कर दो, यहाँ पे वही तो किया है। मेथड को समझो, फिर से मैं और एक चाहे तो एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन मेरे मेथड को समझो, और ये मेथड सिंपलेस्ट मेथड। ओके, चलो कौन सा मॉलिक्यूल ले लूँ बताओ। अभी आपको सॉल्व करना है, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। मॉलिक्यूल बताओ पहले, इसके बाहर का भी बता सकते हो, दूसरा भी आपको लिस्ट चाहिए तो नहीं है, लिस्ट नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल बताओ, कोई तो फास्ट। PCl5, चलो ठीक है, मॉलिक्यूल ले लिया PCl5 में, जानबूझ के दूसरे पेजेस पे लेता हूँ। ओके, PCl5, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? अगर वो नहीं याद 5। आता, ओके वेरी गुड, अगर वो नहीं याद आता तो कौन से फैमिली में है उसको याद करो, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में है, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो फॉस्फोरस के पास भी 5 रहेंगे। 5, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरीन, अच्छा PCl5 था ना, PCl5 था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यस PCl5। तो 5 क्लोरीन को मुझे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन को पहले कनेक्ट करूंगा, 1 2 3 4 5। तो इस केस में फॉस्फोरस के पास लोन पेयर कितने बताओ, 0 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बताओ, 5 टोटल एडिशन हो गई 5, हाइब्रिडेशन बताओ, sp3d sp3d, sp3d का शेप कौन सा होता है? ट्राइगोनल pentagonal यस, ट्राइगोनल एंड बाइपिरामिडल, तो ये ट्राइगोनल, एक ऊपर एक नीचे, क्लोरीन हो गया ये शेप हमारा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं तो सब जगह पे क्लोरीन लिखूंगा, खत्म। देख लो यहाँ पे किस कहाँ पे था वो,
PCl5 था ही नहीं शायद। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो सवाल ही नहीं इसका। PCl5 कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लो, कोई भी स्ट्रक्चर आप उसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर SF4 सल्फर, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन फैमिली में से 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितना है? 4। 1 फ्लोरीन, 2 3 एंड 4। लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है मतलब सिग्मा बॉन्ड है 4, टोटल हो गए 5। एम आई राइट? यस। ट्राइगोनल, फिर से यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्राइगोनल, ऊपर एक नीचे एक, लेकिन यहाँ पे एक है लोन पेयर। अब ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ ट्राइगोनल प्लेनर के लिए। ठीक है, जब भी ट्राइगोनल प्लेनर में ये आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आपको वो अनपेड इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में देना है, ना ऊपर देना है ना नीचे, कभी भी ऊपर या नीचे नहीं देना है। आप यहाँ पे देखो प्लेन पे दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो प्लेन पे दिया है, तो हर बार प्लेन पे देना है। तो यहाँ पे इसको मैंने लोन पेयर बना दिया, बाकी फ्लोरीन 1 2 3 4। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर बना है। सीसॉ मतलब आप ये खेलते होंगे ना, यहाँ पे सल्फर ऐसे खेलते होंगे ना, यहाँ पे एक आदमी बैठता है, यहाँ पे एक आदमी बैठता है, ये ऊपर नीचे होते रहता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर, यहाँ पे लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया। जब भी आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो लोन पेयर को थोड़ा सा हाइड करके आप इमेजिन करोगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर है। इसको हाइड कर दो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बेंड बेंड टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसको हाइड करो, ये लोन पेयर को, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों को हाइड कर दो, लोन पेयर को हर बार हाइड करना है। ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है? टी टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हाइड करो। ओके, ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है? ये तो ये नीचे स्क्वायर बना और ऊपर एक पिरामिड की तरह बना, स्क्वायर पिरामिड। ओके, और यहाँ पे लोन पेयर को फिर से हाइड करो, ये कौन सा? सिर्फ स्क्वायर। पॉइंट समझ रहे हो? ये नाम कहाँ से आया ये समझा? लोन पेयर। ठीक है, न्यूमेरिकल में और देखेंगे इसको, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि आप इंडिविजुअली इसको अभी किसी भी मॉलिक्यूल को आप आराम से बता पाओ। 2-4 चीजें आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन निकल के आती है। फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड, लोन पेयर। थर्ड, मतलब लोन पेयर तो हम लेवेज डॉट स्ट्रक्चर से ही निकालते हैं, तभी तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। शेप, ये शेप भी 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक शेप, ठीक है, एंड सेकंड वन मॉलिकुलर शेप। मॉलिकुलर शेप में लोन पेयर को निग्लेक्ट करना है, लोन पेयर को निग्लेक्ट करना है। ठीक है, मॉलिकुलर शेप में लोन पेयर को निग्लेक्ट करना है। अगर गलती से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूछा जाए, यहाँ पे तो है भी नहीं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूछा जाए तो लोन पेयर को कंसिडर करना है, कंसिडर करना है लोन पेयर को। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और इससे बाकी तो कुछ है नहीं। हाइब्रिडाइजेशन तो है VBT में, और क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन क्या क्या इससे बताया नहीं था। इट डज नॉट डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ H2+। H2+ कैसे बनता है नहीं बताया। कुड नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म कुछ भी नहीं बताया। ओके, नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हम ये मॉलिक्यूल ले लें तो यहाँ पे तो गड़बड़ है, NH4। तो इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, हालांकि अपना मेथड तो वो बता देगा, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो हमारे मेथड के हिसाब से सिर्फ ये हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या इसको, ये लोन पेयर भी नहीं बचा, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा, इसको क्या करेंगे? तो कोऑर्डिनेशन में हमें मालूम होना चाहिए पहले, मतलब ये हमें कंक्लूड करना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और दोनों भी ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तब हमारी मेथड फुलफिल होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के लिए। ओके, so it could not explain the formation of coordinate bond. Next, it could not explain the Fajans rule. तो Fajans rule थोड़ा सा आगे देखेंगे हम, थोड़ा सा आगे देखेंगे Fajans rule को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ये सारी चीजें वहां पे डिपेंड करती है।
बेसिकली फजांस रूल यूज क्यों करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड को फाइंड आउट करने के लिए एक उसका एक एप्लीकेशन भी है या यूज है। तो फजांस रूल के कंसेप्ट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं अभी के लिए। तो ये हो गया वीबीटी। कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हालांकि मैं आपको स्लाइड तो दे दूंगा, थ्योरी वगैरह उसमें है, लेकिन इतना अप्लाई कैसे करना है तो ये सिंपलेस्ट मेथड है अप्लाई करने की। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो। संजना बहुत देर हो गई, बीच में नहीं थी, अब कैसे समझेगा। ओके, बाकी लोगों को डाउट नहीं है किसी को भी। ठीक है, एमसीक्यू ट्राई करो, एमसीक्यू ना समझ में आए तो बता देना। ओके, नेक्स्ट MO2 MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके पास जाते हैं। इसका एकदम सिंपल सा कहना है कि मॉलिक्यूल में, एटम में नहीं है, मॉलिक्यूल में दो टाइप्स के बॉन्ड रहते हैं या ऑर्बिटल्स रहते हैं, बॉन्ड नहीं कह सकते। मॉलिक्यूल में दो टाइप के बॉन्ड रहते हैं, ऑर्बिटल्स रहते हैं, दो टाइप के ऑर्बिटल। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कहा गया वो चीज, ठीक है यहाँ पे नहीं है, ओके जगह यहाँ पे नहीं है, ठीक है यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ पहले। सपोज H2 बॉन्ड बन रहा है, H2, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर एमओटी थ्योरी के हिसाब से कैसे बनता है, देखो मैं नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ, एमओटी थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। ये एक हाइड्रोजन है, उसका हाइब्रिडेशन 1s1, तो यहाँ पे ये 1s1, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइड्रोजन, उसका हाइब्रिडेशन 1s1, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ये जब कंबाइन होंगे तो बीच में मॉलिक्यूल बनेगा H2, तो ये दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे फिर सेपरेट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों में से एक ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, एक ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी, ठीक है। जिसकी एनर्जी लो है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो जिसकी ज्यादा है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहने का ट्राई करेंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी ज्यादा रहती है, हाई एनर्जी रहती है, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि वो लो एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज्यादा रहेंगे, ठीक है। ना सिर्फ हाइड्रोजन, जब भी पॉसिबल हो पहला उनका रेफरेंस प्रेफरेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। बाद में प्रेफरेंस अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ऊपर जाएंगे, अदरवाइज इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। तो ये होता है बॉन्डिंग एंड एक होता है एंटी बॉन्डिंग, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले देख लेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग कंपैरिजन। Bonding molecular orbital is the result of linear combination of atomic orbital when their wave function are added. वेव फंक्शन ऐड होते हैं। अब ये वेव फंक्शन क्या होता है, इस पे थोड़ा सा मत जाओ तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है। सिर्फ इतना ही समझो कि वेव फंक्शन की एडिशन होती है बस, ओके। वेव फंक्शन की एडिशन, और यहाँ पे इस केस में वेव फंक्शन का सब्सट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर है, एक पार्टिकल एक वेव नेचर, तो यहाँ पे ये वेव नेचर मतलब कुछ वेव्स होंगे, ठीक है। अब दो वेव्स एक दूसरे को या तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो सप्रेस करेंगे एक दूसरे को, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, ठीक है। अपोजिट में काम करेंगे जो एनर्जी हाई हो जाती है। तो ये बाकी डिटेल में तो छोड़ दो, सिर्फ वेव फंक्शन की एडिशन होती है, यहाँ पे वेव फंक्शन सब्सट्रैक्ट। नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव एनी नोड, तो नोड नहीं होता, और यहाँ पे नोड होता है, ओके। नेक्स्ट, द चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है, मतलब ये बेसिकली ये फेवरेबल है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है। एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस, हेंस स्टेबल, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी हाई और स्टेबल, ओके। तो अगर बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में बनेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। बॉन्डिंग में बनेगा तो वो स्टेबल होगा, राइट।
तो ये बेसिक उसका एक रूल है, ऐसे आप कह सकते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था। ओके, इसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालनी होती है और एग्जाम में बॉन्ड ऑर्डर आएगी। मतलब बेसिकली कितने बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट है। हम O2 लिखते हैं ना, हमें मालूम है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कितने बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड है, हेलियम के बीच में 0 बॉन्ड है, ये बन ही नहीं सकता, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होनी चाहिए। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है। अब देखते हैं कैसे बनता है। बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट, फॉर्मूला क्या है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हमने बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग किया था ना, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये उसका फॉर्मूला है जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखो लॉजिकली, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। जब भी मॉलिक्यूल बनेगा 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन दोनों नीचे रह गए, ऊपर कुछ भी नहीं है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देंगे, इज इक्वल टू 1/2। पहला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं -0। सॉल्व कर दो इसको, 1/2 इंटू 2, सॉल्व करोगे तो 1। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड में, मतलब इसमें एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, 1 बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। समझ में आया कि दिमाग के ऊपर से चला गया, समझा कि नहीं। दूसरा एग्जांपल चाहे तो लेता हूं। कौन सा लेंगे, हीलियम। ये एक हीलियम का एटम है, ये दूसरा हीलियम का एटम है। हाइब्रिडाइजेशन 1s2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन 1s2। ओके, जब भी ये मॉलिक्यूल बनाएगा He2 सपोज, अब ये पॉसिबल है कि नहीं ये हमें ढूंढना है, पॉसिबल है कि नहीं ढूंढना है। तो 2 ऑर्बिटल है, मिक्स हो गए, तो 2 ऑर्बिटल बने, एक नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, मिक्स कर दो, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 4। तो 2 यहाँ पे लिखे, 2 ऊपर लिखने पड़ेंगे। अब फॉर्मूला यूज करो, 1/2 बॉन्डिंग में कितने हैं 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2। सॉल्व करो, कितना आएगा 1/2 इंटू 0, मतलब 0। तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं 0 बॉन्ड। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, बॉन्ड ही नहीं तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। ओके, समझा सर। वेरी गुड। सो ये तो सिंपल मैंने एग्जांपल लिए। आगे आगे हम और भी क्या कहेंगे उसको, बड़े एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े एग्जांपल आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। सिंपल सा लेता हूँ मैं एक सर ये हर ऑर्बिट्स के लिए करना पड़ेगा ना, SPDF के लिए? सारे 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 ऑर्बिटल। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ना, आपका कौन सा एग्जांपल ले लूँ, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया ना, तो यही चीज़ को मैं थोड़े से बिगर लेवल पे कर रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूँ, मतलब बिगर लेवल पे इस चीज़ को कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझो अभी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहता है, 1s2, ओके, देन 2s2, देन 2p, 6। 6 नहीं 4 ना, हाँ 4। यहाँ पे भी 1s2, 2s2, 2p4। ओके, नेक्स्ट, ये दोनों ऑक्सीजन है, कंबाइन हो गए ऑक्सीजन एटम, तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये किसका है, इसका तो मैं थोड़ा सा इसको कैसे करता हूँ, उस हिसाब से इसका भी बनेगा। इसका तो मैं बाद में निकालता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया।
ये हमारा बन गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप कर लेंगे पहले तो, क्योंकि ये लिखने से पहले मुझे इलेक्ट्रॉन भी तो भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 ऑर्बिटल रहते हैं, 1 2 3। सेम चीज यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल रहते हैं। तो अब कंसिडर करना इस चीज को। ओके, नेक्स्ट, अब ये से ये कंबाइन करेंगे, ये 3 + 3। अब ये 3 + 3 कंबाइन करेंगे तो 6 ऑर्बिटल बनने ही चाहिए, और बनते भी है, 6 ही ऑर्बिटल बनते हैं। ओके, तो अच्छा यहाँ पे 4 है, ये 4 हो गए। कंबाइन करोगे तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। अब नीचे 3 ऊपर 3, और लेकिन 3 भी डिवाइड हो जाते हैं, नीचे 1 और उसके बाद ये 2, ये हो गए 3 अपने, ये 3 हो गए अपने। इसको डॉटेड लाइन से गलत है, बाकी लाइन निकाली ना, तो इसको भी लाइन में निकालता हूँ। ये नीचे के बन गए, मतलब बॉन्डिंग के बन गए। नेक्स्ट वैसे ही एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे। ठीक है, तो 2 और 1। नाउ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना हो, 1 2 3 4, 4 + 4 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक समझा कि नहीं? बाकी तो ये तो सिंपल है। 1 यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 4। समझा कि नहीं यहाँ तक सबको? मुझे बताओ, क्या ये समझा कि नहीं समझा? सर खाली 6 आले ना, म्हणजे सॉरी, बॉन्डिंगला खाली हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आले त्याला, आणि वरती 2च आले. देखो, ये अपना बॉन्डिंग है, हम्म. और वो रेड कलर में आप बॉक्स बनाता हूँ ना, तो ये हमारा एंटी, रेड में ब्लू वगैरह बनाता हूँ, तो ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में 6 आ गए, और 6 आने के बाद मतलब ऑर्बिटल खत्म हो गए ना, इसलिए वो एंटी बॉन्डिंग में गए। अच्छा अच्छा. ठीक है, अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। कितनी होती है बॉन्ड ऑर्डर? फॉर्मूला याद है सबको? बताओ, मैं भूल गया, बताओ। हाफ NB माइनस. हाँ, एन बी मतलब बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो। तो गिनो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मैं गिन नहीं रहा हूँ। 10. 10 है ना सबको? ये हो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 8 9 10 ना, 10 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में गिनो। 6. 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 10 - 4 होगा, विच इज इक्वल टू 2। मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकल के आई 2, मतलब ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 1 और 2। तो भाई क्रिस्टल क्लियर एकदम कंसेप्ट अवघड. सबको? सेम चीज हा सर. हायर सर लेवल। हे शिकवलं होतं ना तुम्ही सर? येस सर. हे काय शिकवलं होतं का, काय म्हणजे? हे शिकवलं होतं ना एकदा क्लासमध्ये? आणि मग सगळं शिकवलंय। हा सर, आठवलं. असं का करतो? ओके, इसके बाद चलो, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? आगे देखते हैं अभी। अच्छा, किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं। ये हो गया बॉन्ड, हाँ, ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। इसमें एक अगर आपको याद होगा तो इसमें एक ट्रिक भी थी, एक चेंजेस था। ये जो मैंने ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड निकाले ना, और ये 3 बॉन्ड, तो ये हर जगह पे नीचे 1 और ऊपर 2 ऐसे नहीं होता, कभी कभी ये रिवर्स भी हो जाता है। तो ये कब रिवर्स होता है, कोई बताए? रिवर्स कब होता है? सर वो PX PY PZ के टाइम पे क्या? पहले अब नीचे 1 है ना, और ऊपर 2 है ऑक्सीजन के,
तो ये कभी कभी दो नीचे आते हैं, एक ऊपर आता है, तो ये कब होता है? कोई याद है किसी को? सर एक्सिस की वजह से XYZ। नहीं 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 नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अम, क्या कहेंगे हम, जो मिक्स किया था ना हमने, पी ऑर्बिटल मिक्स किया था ना दोनों, तो नीचे एक आया था, ऊपर दो आए थे, ठीक है, फिर से दो आए थे और एक आया था अभी ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे टोटल पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे 4 थे, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, याद है? अगर ये इलेक्ट्रॉन का नंबर, मतलब यहाँ पे तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 से कम हो जाए तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब 2 नीचे आते हैं, एक ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। अब थोड़ा सा फास्ट दिखाता हूँ, देखिए, एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, कौन सा मॉलिक्यूल ले लूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, फास्ट बताओ अभी, हाइब्रिडाइजेशन, 1s 2 2s 2, हाँ 2p में कितने रहते बताओ? यहाँ पे 4 रहते हैं, यहाँ पे कितने रहते हैं? 2 रहते हैं ना, ठीक है, तो 1 बाय 1, थोड़ा सा फास्ट देखो, हाँ अभी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल बना लिया, तो ये पहला ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, नाउ टी ब्लॉक का देखो अभी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है, 6 है, तो हमें क्या चाहिए? 6 से ज्यादा चाहिए, तब ये 1 नीचे 2 ऊपर, और 6 या 6 से कम होगा तो उल्टा, मतलब यहाँ पे उल्टा करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, गिनो, 2 + 4 6 है, ठीक है, तो 2 नीचे एक ऊपर, और यहाँ पे तो हर बार 2 नीचे एक ऊपर, ये समझा कि नहीं? यहाँ पे मैंने चेंज किया है, क्यों किया, ये रीजन समझा कि नहीं समझा? बाकी इलेक्ट्रॉन तो फिलअप करना आपको आता है, ये चेंजेस किया और क्यों किया, रीजन समझ में आया कि नहीं, यस और नो, फास्ट बताओ, एग्जाम पे आता है ये। तब तक मैं इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दूं, अगर किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो, हाँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, नेक्स्ट यहाँ पे 2, सर यहाँ पे एक और बार बताओ ना। 1 2, ठीक है, चलो बता देता हूँ, देखो, मैंने देखा क्या, चेंजेस कहाँ पे, यहाँ पे है, मैंने क्या देखा, 2p में कितने और इलेक्ट्रॉन्स है, 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 4 + 2 कर दिया, 6 आ गए, ठीक है, 6 या 6 से कम इलेक्ट्रॉन अगर p में होंगे तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, मतलब नीचे 2 ऊपर 1, ओके, 6 या 6 से कम इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे होंगे p में, तो अगर 6 से ज्यादा होंगे तो आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे, मतलब नीचे 1 ऊपर 2, जैसे हमने O2 के लिए किया था, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, याद है? 8 इलेक्ट्रॉन थे ऊपर p में, 4 + 4 8 थे, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, 6 से ज्यादा होंगे तो ये स्ट्रक्चर, 6 से कम होंगे तो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे 4 + 2 6 है, तो ये स्ट्रक्चर, क्लियर? हुआ कि नहीं? रोजा ओके, चलो आ गए सब लोग, नेक्स्ट, कौन नहीं है, संजना नहीं है और प्रणव नहीं है, ओके,
अब यहाँ पे देखो फजांस रूल जो मैंने कहा था ना, बाद में बताऊंगा। मेन उसका काम ये होता है कि मॉलिक्यूल पोलर कौन सा है, और मतलब ज़्यादा पोलर कौन सा है और कम पोलर कौन सा है। पोलरिटी में भी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए फजांस रूल यूज करते हैं, ठीक है। फजांस रूल उसके दो ही फैक्टर्स हैं, एक है साइज, सेकेंड ये साइज ऑफ कैटायन आयन एंड नंबर ऑफ चार्ज। ये दो ही फैक्टर है, एक साइज एंड चार्ज का नंबर, मतलब +1 है, +2 है, +3 है जो एक तो पोलरिटी के लिए ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितने ज्यादा चार्जेस होंगे, +1 +2 होगा तो पोलरिटी ज्यादा होगी, +1 होगा तो पोलरिटी कंपैरेटिवली कम होगी, राइट। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, +3 है, +4 है, तो ये पोलरिटी बहुत ज्यादा होगी इस मॉलिक्यूल में, और इस मॉलिक्यूल में पोलरिटी कम होगी। ये तो लॉजिकल है, ठीक है। और फैक्टर क्या है, एक चार्ज का फैक्टर, तो जिस पे चार्ज ज्यादा उसमें पोलरिटी ज्यादा। यहाँ पे भी देखो ना, चार्ज ज्यादा तो पोलरिटी ज्यादा, राइट। तो ये तो एक लॉजिकल चीजें हैं। और एक फैक्टर तो यहाँ पे बहुत आसानी से खत्म हो गया कि जिस पे ज्यादा चार्ज वो ज्यादा पोलर, राइट। सेकेंड फैक्टर है साइज। ये कैटन की भी हो सकती है या एनएन की भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखो, पोलरिटी, पोलराइजेशन एंड साइज का इफेक्ट कैसे होता है। एनएन के बारे में बात करें तो अगर साइज ज्यादा है तो पोलरिटी ज्यादा, साइज कम है पोलरिटी कम। यहाँ पे देखो कैसे F2Cl2Br2I2, और इस साइड में है कैल्शियम, कैल्शियम मतलब मेटल है, ओके। फ्लोरीन है ना, तो साइज ऑफ एनायन, यहाँ पे साइज ऑफ एनायन टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, ओके। साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, और आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो रही है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। आयनिक कैरेक्टर के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा चाहिए, और इन दोनों में ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे कैल्शियम उसकी वैल्यू सेम है, लेकिन आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो डिफरेंस कम होगा। तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होगी, ओके। कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ गई, राइट। तो ये मॉलिक्यूल नीचे आप अगर आप देखोगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर या कोवैलेंट मॉलिक्यूल हमें ज़्यादा दिखाई देंगे, ऊपर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा दिखाई देंगी या आयनिक बॉन्ड ज़्यादा दिखाई देगा, ओके। चार्ज के हिसाब से बात करें तो डिपेंड करता है ये इसकी साइज के बारे में, ओके। एक फैक्टर। सेकंड फैक्टर, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। ये जो हमने अभी बता दिया, चार्ज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, चार्ज ऑन एनएन तो दोनों तरफ चार्ज का तो हो गया, ओके। इतने दो ही पॉइंट्स हैं। तो अगर आप पूछा जाए CaF2 एंड सी कोई भी कैल्शियम की जगह पे सोडियम लिया जाए NaBr या NaF, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पोलर होगा, तो इस पर चार्ज ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पोलर होगा। ये चार्ज एक ही है तो ये कम पोलर होगा। ये फजान रूल दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक साइज एंड दूसरा नंबर ऑफ चार्ज, ओके। कंसेप्ट क्लियर हो गई फजान रूल के बारे में। ये पूरा कॉम्पिटिटिव का है, हाँ पूरा कॉम्पिटिटिव का है ये फजान रूल। ये इसमें है ही नहीं, बोर्ड में है ही नहीं, सिर्फ कॉम्पिटिटिव का है। इस पे भी हम क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है इस चीज़ को। नेक्स्ट वन, मेटेलिक बॉन्ड, जो बाकी बचा था वो, जो मैंने आपको बता दिया था कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुद पे चार्ज लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है, नेगेटिवली चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ओके। अब यहाँ पे यही मेटेलिक बॉन्ड है जो लेटेस भी बनाते हैं, सॉलिड्स भी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो वैकेंट स्पेस रहते हैं, वॉइड्स कहते हैं उसको, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे। सपोज टू कंसिडर टू पार्ट्स, एक वैलेंस शेल का पार्ट, एक रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है पहली बात। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी सिंपल है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। रीजन क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, हाइड्रोजन एंड इस एलिमेंट में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है उसकी वजह से सिर्फ 3 एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं, HF, HO एंड NH, ये बॉन्ड। तो यहाँ 3 ही एलिमेंट है, बाकी उसमें कुछ है भी नहीं। फिर इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ये तो आप समझते ही होंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल,
एंड इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूल। ओके, होमो मतलब सेम मॉलिक्यूल, हेटेरो मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल, वाटर प्लस वाटर, वाटर प्लस अल्कोहल अलग अलग मॉलिक्यूल, तो हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है, तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है। देखो, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूलर वेट कभी कभी तो डबल भी हो जाता है। ये जो है ना, इसको आप कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल दो तो ये डाइमर के फॉर्म में चला जाता है। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल का मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली डबल हो जाता है इस केस में। ओके, नेक्स्ट, सोल्यूबिलिटी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट, विस्कोसिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। विस्कोसिटी ज्यादा मतलब वो थिक हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। बेस स्ट्रेंथ या बेस स्ट्रेंथ के भी बारे में बात करें तो बेसिक ज्यादा होगा, लोन पेयर दे देंगे ना तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं, बहुत मतलब ये बहुत बड़ी थ्योरी है, ऐसे कोई बात नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स है ये। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बेसिकली सारे बॉन्ड्स है, सारे कुछ दो थ्योरीज है इसमें, वीबीटी एंड एमओटी थ्योरी। तो पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट? ओके,